जी बिल्कुल आदित्य, चलिए इसके बाद हम आधे घंटे का हमारे पास पृथा समय होगा, हम और चीजों में बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम कुछ ग्राफिक्स भी दिखाएंगे। ग्राफिक्स दिखाएंगे कि पिछले साल का चुनाव, इस साल का चुनाव, यानी कि पिछले 5 साल पहले 2017 का चुनाव और इस बार चुनाव 2023 का चुनाव कैसे चल रहा है। हम आपको बता दें कि 2017 का चुनाव हुआ था, वो कहीं ना कहीं बीजेपी, पूरा जो लहर पूरी थी वो बीजेपी की लहर थी, एक दबदबा रहा था, दबदबा भारतीय जनता था। पार्टी। हालांकि इस बार भी बीजेपी ने दावा किया है कि 300 से ऊपर सीटें ऊपर आएंगी, लेकिन क्या आएंगी या नहीं आएंगी, लड़ाई दो पार्टियों में इस बार है, टक्कर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के साथ। बिल्कुल, तो कांटे की टक्कर यहां पर देखने को मिल रही है, क्योंकि सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने जीत के को लेकर काफी आश्वस्त नजर आ रहे हैं। पुरजोर कोशिश उनकी ओर से लगाई गई है, जनता के बीच में वे पहुंचे हैं। इसी बीच ये हम 6 तस्वीरें आपको अलग अलग जगहों से जो आ रही है उससे हम दिखाना चाहेंगे, क्योंकि एक और सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया यहां पर चल रही थी। लोग पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे में दिग्गज भीड़ भरा कैसे पीछे रह सकते हैं, वे भी पोलिंग बूथ पर पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। 623 प्रत्याशी हैं आज के इस पहले चरण के चुनाव में, जहां पर सभी प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर लगी है। उनका फैसला आज जनता सुरक्षित रखने वाली है। बिल्कुल, अगर फिर से बात की जाए तो यूपी चुनाव में पिछले बार की हम बात करेंगे कि भाजपा को 312 सीटें मिली थी और सपा को 47, बहुजन समाज पार्टी को 19 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था, वहीं कांग्रेस को 7 सीटें मिली थी। पूजा मोहन पांडे, आउटपुट हेड जनता टीवी, हमारे साथ जुड़ चुकी है न्यूज रूम से। पूजा मोहन पांडे, अगर पिछली बार की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी 300 से ज्यादा सीटें पाई थी, और अगर इस फेज की बात करें जहां पर 58 सीटों का मतदान हो रहा है, यहां पर भारतीय जनता पार्टी पिछली बार यानी 2017 में 53 सीटें पाई थी। इस बार क्या आंकड़े वही रहेंगे? अगर नहीं रहेंगे तो इस बार क्या वजह रही कि आंकड़े बदल सकते हैं? पूजा मोहन जी, चलिए तो तस्वीर हम दिखा रहे हैं। पृथा, जिस तरीके से आप बात कर रही थी कि तस्वीर ये बेहद ही अच्छी तस्वीर, और अलग अलग जगह से ये तस्वीरें आ रही हैं। बड़े बड़े लोग हो चाहे छोटे लोग हो, आम लोग हो, हर कोई आज खास है, मत का दान कर रहा है। एक मत हर कोई देता है और सबके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितने बड़े या खास लोगों के लिए। बिल्कुल, और आज सुबह से ही वोटिंग की प्रक्रिया की अगर बात करें और इस पर स्थितियों पर अगर गौर करें अभिषेक, तो सुबह से ही अलग अलग जगहों से तस्वीरें निर्मित हो रही है। एक जगह से यह खबर आई थी कि पूरे गांव वालों ने मिलकर चुनाव का बहिष्कार कर दिया, तो उन्होंने अपने मताधिकार का ही प्रयोग नहीं किया। तो ठीक इससे पहले, अभी कुछ देर पहले ही हमने खबर दिखाई अपने दर्शकों को कि इतना उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है वोटिंग को लेकर कि पीपीई किट पहनकर ही पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। कुल मिलाकर सकारात्मक नकारात्मक दोनों ही तस्वीरें। बिल्कुल, यही तो हमारे देश की खूबसूरती है कि हमारे देश में हर तरीके की तस्वीर और हर तरह की तस्वीर रहती है। हम आपको बता दें कि इस तरीके की तस्वीर केवल एक ही जगह नहीं है, बल्कि हमारे देश के और हमारे जो राज्य उत्तर प्रदेश और जहां भी वोट चल रहा है, आगे भी जो फेज होंगे वहां भी ऐसे ही खूबसूरत तस्वीर हमें देखने को मिलेगी, और हम दर्शकों तक ये तस्वीर पहुंचाते रहेंगे। प्रथा, बिल्कुल, तो पल पल की अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, और एक बार फिर से क्या कुछ हालात हैं अलग अलग जगहों पर ये हम जानने की कोशिश करेंगे। मुजफ्फरनगर की ओर बढ़ते, पवन हमारे साथ में बने हुए हैं। पवन, आपसे जानना चाहेंगे, ये काफी महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है। पिछले चुनाव की बात करें तो इन क्षेत्र के सभी सीटों पर बीजेपी का दबदबा रहा था। इस बार क्या कुछ और कैसी स्थिति, क्योंकि महज आधे घंटे ही अब शेष रह गए हैं। जी प्रथा, मैं आपको बता दूं, इस वक्त सदर विधानसभा क्षेत्र में पूरे मुजफ्फरनगर विधानसभा क्षेत्र में 62% मतदान हो चुका है और केवल आधा घंटा शेष है। अभी जहां जिस मतदान स्थल पर मैं खड़ा हूं, यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, जो मौजूदा विधायक है और प्रत्याशी है बीजेपी के, वो अभी आए थे, और साथ ही जो गठबंधन प्रत्याशी सौरभ सुरुते वो आए थे। लेकिन भीड़ ज्यादा होगी तो पुलिस फोर्स ने उन्हें समझा बुझाकर दोनों को वहां से निकाल दिया पड़ता। लेकिन अगर समझा जाए आधे घंटे में, लोग सोचे बैठे कि ज्यादा मतदान होगा, लेकिन यहाँ जो हालात है मतदान स्थल की, मेरे पीछे आप देख सकती है, केवल पुलिस फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स और एजेंट ही यहाँ मौजूद है। इक्का दुक्का वोटर है जो वोट डालने के लिए आ रहा है। तो परसेंटेज कैसे बढ़ेगा? जो 1 घंटा चुनाव आयोग ने बढ़ाया, वो लोगों अगर उसे सीरियसली लेते तो शायद परसेंटेज और ज्यादा। आप तस्वीर भी दिखा रहे हैं, पोलिंग जहां पे मतदान हो रहा है वहां पर मौजूद भी है। इसी बीच एक बड़ी और अहम जानकारी हमारी सहयोगी प्रेथा देंगी। बिल्कुल, तो दिन भर का अपडेट हम आपको बता रहे हैं अब तक का, कि पहले चरण के लिए मतदान हो रहा है। 11 जिलों की 58 सीटों पर वोटिंग जारी है। शाम 6 बजे तक मतदान ये होगा, जिसके लिए महज आधे घंटे ही लगभग मोटे मोटे तौर पर देखें तो शेष रह गए हैं। मतदान का आखिर घंटा बाकी है। अभिषेक,
बिल्कुल, अब ये भी कह सकते हैं कि अब 1 घंटा भी नहीं, आधे घंटे का समय, आधे घंटे यानी कि 30 मिनट, और ये समय यूं ही जल्दी निकलना जाएगा। और उसी तरीके से लोगों में भी कहीं न कहीं उत्साह और फोर्स भी रहेगा, क्योंकि लोग अपना वोट डालना चाहते हैं, घंटों से लाइन में लगे हुए हैं। और चुनाव आयोग के सामने भी ये बड़ी चुनौती होगी कि हर कोई, खाली कोई ना जाए। जो इस महाउत्सव में आए हुए हैं लोग, वो भी शामिल हो, शरीक हो। प्रीता, बिल्कुल, तो कोई भी एक लोग यहाँ पर छूटे नहीं और हर एक लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करे। इसी सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, चाहे नौकरी पेशे की बात करें, चाहे आम जनता की बात करें, सभी लोगों के हित को ध्यान में रखा गया है, ताकि इसके पीछे का सीधे साफ तौर पर मकसद यही था कि लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें। लेकिन इसी बीच में क्या कुछ अपडेट आ रहे हैं, ये हमें जानना लाजमी होगा। अभिषेक बताएं। जी बिल्कुल, हम आप दिखा ही रहे हैं कि बुलंदशहर से 60% से ऊपर मतदान हो चुका है। और इसके बाद नोएडा की बात करें, नोएडा में 53.48% मतदान हो चुका है। वहीं गाजियाबाद में भी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, 44% से ऊपर लोग मतदान दे चुके हैं। हापुड़ में 61.07% मतदान हो चुका है। मेरठ में 55.70% मतदान हो चुका है। प्रथा जी, मुजफ्फरनगर में 62% यहाँ पर मतदान हुआ है। और पल पल की अपडेट्स हम आपको बता रहे हैं। क्षेत्रवाल बागपत की अगर बात करें तो 61.30% मतदान हुआ। शामली पर अगर गौर करें तो यहाँ पर 65% मतदान हुआ है। और ऐसी ही मथुरा में 41.91% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। यहाँ पर चुनाव हुए हैं, मतदान बिल्कुल। हुए हैं। प्रथा, सबसे बड़ी बात है कि जनता टीवी और आईएनएच परिवार लगातार ये अपील लोगों से कर रहा था कि आप लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, चुनाव आयोग का साथ दें, क्योंकि चुनाव आयोग के पास ये बहुत बड़ी चुनौती थी कि इस कोविड काल में भी वोट कराना और इतना सफल वोट कराना। पूजा मोहन पांडे, आउटपुट हेड जनता टीवी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पूजा मोहन पांडे, अगर बात की जाए तो 58 सीटों में जो बीजेपी का दबदबा पिछले चुनाव में था, 53 सीटें बीजेपी ने अपने पक्ष में लाई थी। हालांकि वो दबदबा दिखता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं। सबसे बड़ी बात, किसान बाहुल्य क्षेत्र है, किसान बीजेपी से नाराज चल रहा था। क्या वो दबदबा बीजेपी बरकरार रख पाएगी? क्या ऐसी तस्वीर सामने आ रही है? क्या ऐसा रुझान समझ में आ रहा है? पूजा मोहन। देखिए अभिषेक, मैं सबसे पहले तमाम दर्शकों को ये अपडेट कर देती हूँ कि वोटिंग परसेंटेज जो 5 बजे के हैं वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुके हैं। और शामली, जहां पर 35% वोट कास्ट हुआ था, वहां पर अब वोट कास्ट बढ़ करके 61% से ज्यादा हो गया है। यानी कि जिस तरीके का बूम आया है 2 घंटे के अंदर, वो देखने वाला है। और 6 बजे के बाद जब चुनाव आयोग अपनी पीसी कर रहा होगा, उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट, इसको मैं बार बार कह रही हूँ, मैजिकल नंबर्स, मैजिकल परसेंटेज जो सामने आने वाला है, वो डिसाइड करेगा कि क्या कुछ होने वाला है। देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो पूरी तरीके से चल रहा है। बीच में रिहाई भी हो गई आशीष मिश्रा की, तमाम क्षेत्रों से ईवीएम खराब होने की खबरें भी सामने आई, कई जगहों पर देर से मतदान शुरू हुआ, तमाम कारण निकल करके सामने आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरी परसेंटेज जिस पर सबकी निगाहें हैं, जो अब से कुछ ही देर के बाद चुनाव आयोग सबके सामने रखेगा, उस पर सबकी निगाह रहने वाली है। वो डिसाइड करेंगे कि आखिरकार किस तरीके का समीकरण बनेगा। पूजा मोहन पांडे जी, बहुत अच्छी आपने बात कही है। और एक अहम जानकारी भी है कि जो आशीष मिश्रा है, वो कहीं न कहीं लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य गुनाहगार, कहें कि आरोपी हैं, वो उनको अब जमानत मिल गई है। क्या इससे बीजेपी को फायदा होने वाला है? क्योंकि जो विपक्ष है उसको तो घर बैठे मुद्दा मिल गया है। उस जो आगे के फेज हैं, आगे के जो चुनाव है, उनको लेकर कहीं न कहीं बीजेपी पर हमलावर होते हुए दिखेंगे विपक्ष। सिर्फ आगे के फेज ही नहीं, अभिषेक, तो सबसे बड़ी बात है ये समझना पड़ेगा कि लखीमपुर खीरी किस फेज में आ रहा है, और उस फेज से पहले किन किन फेजेस में कौन कौन से जिले आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, अगले फेज का चुनाव 14 फरवरी को जब हम जा रहे हैं, उन सीटों पर वोट कास्ट करने के लिए लोग निकलेंगे घरों से, तो उनके जहन में क्या बात रहने वाली है। क्योंकि आज जब आशीष मिश्रा को छोड़ा गया है, जमानत दी गई है, तो ऐसा नहीं है कि बिजनौर में इस जमानत की गूंज नहीं हुई होगी, अखिलेश यादव ने इसकी आवाज नहीं उठाई होगी, जयंत चौधरी ने ये बात नहीं रखी होगी। लखीमपुर खीरी चौथे चरण में आता है, लेकिन चौथे चरण से पहले 3 चरण आते हैं, और चौथे चरण के बाद 3 चरण और आते हैं, जिनको फेस करना है बीजेपी को। और बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल है, क्योंकि सत्ता दल है। और दूसरी बात ये कि वोटिंग के मिड टाइम पर आशीष मिश्रा की रिहाई हो जाना, ये चौंका देने वाला है। जब लगातार मीडिया ट्रायल्स चल रहे थे, एसआईटी की जो रिपोर्ट थी उसमें लगभग आशीष मिश्रा को दोषी मान लिया गया था। कहा जा रहा था कि उस थार गाड़ी के अंदर सिर्फ 2 लोग मौजूद हैं, और फिर अचानक से कहना कि थार गाड़ी के अंदर तो साहब 2 लोग मौजूद थे, लेकिन ड्राइविंग सीट पर कौन बैठा था ये क्लियर नहीं है हमको। तो ये जो रवैया रहा
पूरे दौरान सुनवाई का, फिर उसके बाद कहना कि जो सबूत थे वो पर्याप्त नहीं थे, बहुत सारी चीजें हैं जो मैटर करेगा। किसान बाहुल्य क्षेत्र है पश्चिमी यूपी। अभी आगे जो दूसरा फेज आ रहा है चुनाव का, उसमें भी कई सारी पश्चिम बेल्ट। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पूजा मोहन पांडे जी, जिस तरीके से आपने जानकारी दी है तो बेहद अहम जानकारी आपने दी और वाकई यही है कि अब अन्य फेजों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा और आशीष मिश्रा का यूं जमानत मिलना केवल बीजेपी को घाटा ही नहीं कह सकते, बल्कि ये कह सकते हैं कि वृथा विपक्ष को बहुत फायदा मिलने वाला है। बिल्कुल, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि जिस प्रकार से कोर्ट की ओर से ये फैसला आया है, रिहाई की खबर यहाँ पर निकलकर जो सामने आ रही है, इसका कैसा और कितना इम्पैक्ट यहाँ पर चुनावी रिजल्ट में, चुनाव के परिणाम में देखने को मिलेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इसी बीच पवन क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। जी पवन, मुजफ्फरनगर से जुड़े हैं। प्रथम मैं बता दूं, अभी मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना विधानसभा पर फर्जी मतदान करता हुआ युवक पकड़ा गया है, जिसको बुढ़ाना विधायक और वे प्रत्याशी उमेश मलिक ने पकड़ा है और उसकी जमकर पिटाई की है, जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। प्रथम एक बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां पहला मतदान खुद प्रत्याशी ने पकड़ा है। तो ये पवन हमारे सहयोगी मुजफ्फरनगर से थे और उन्होंने अहम जानकारी दी है कि एक व्यक्ति की जमकर पिटाई भी हुई है। हैदर अली भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं गाजियाबाद से। गाजियाबाद का क्या माहौल बन रहा है अब, जबकि कुछ ही समय बाकी है? हैदर, देखिए अभिषेक, मैं अब तक की बड़ी खबर बता दूं, जो गाजियाबाद के आंकड़े आए हैं उसमें 55.3% के मतदान हो चुका है, जिसका अभी जारी किया गया है। अगर मैं बात बताऊं क्योंकि यहाँ मैं मतदान स्थल पर मौजूद हूँ, यहाँ पर लोग गाड़ियों में आ रहे हैं, मतदान चालू है और कहीं ना कहीं जो लोग आराम से आ रहे थे वो भाग भाग कर आ रहे हैं, क्योंकि उनको वोट परसेंट की बात अगर छोड़ दी जाए तो कहीं ना कहीं लोगों को वोट डालनी है और वोट डालने के लिए वो जो जैसे उनको समय मिल रहा है वो आ रहे हैं। अगर बात की जाए अभिषेक, अगर गाजियाबाद में मतदान प्रतिशत अगर बढ़ता है तो कहीं ना कहीं प्रशासन की और मीडिया की अहम रोल माना जाएगा, क्योंकि मीडिया को कभी समय दिया गया था और मीडिया हमारी जनता टीवी जो है लगातार सुबह से अपील कर रही है लोगों से कि वो वोट डालने जाएं, तो कहीं ना कहीं से जनता टीवी की भी एक गलती माना जाएगा, क्योंकि लोग मतदान जो है वो बढ़ रहा है, प्रतिशत बढ़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं यही मतदान जो है पिछली विधानसभा चुनाव में बहुत कम था, अब बढ़ रहा है। बढ़ने के बाद लोग जागरूक भी हो रहे हैं, उत्साह मना रहे हैं। गाजियाबाद में एक तरीके से त्योहार के रूप में इसको लोग मना रहे हैं, लोग आ रहे हैं, आकर भी जो जॉब पर गए हैं लोग आलकस मान जाते हैं, किसी लोगों की तबीयत खराब भी है, लेकिन वो फिर भी आ रहे हैं और आकर वोट डाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जीत है मीडिया की जगत की, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता टीवी के जीत है, जनता टीवी ने लोगों तक पहुंचकर अपील की थी और लोग इसको मान रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो सभी लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं लोकतंत्र के इस महापर्व में और लोगों में खासा उत्साह वोटिंग को लेकर यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है। अब अभिषेक नोएडा की ओर बढ़ते हैं और वहां पे भी क्या कुछ स्थिति अभी बन रही है ये देखना दिलचस्प होगा। नोएडा से हमारे साथ में अमर सैनी जुड़ चुके हैं। अमर, आपसे जानना चाहेंगे आखिर के 20 मिनट बस शेष रह गए हैं, कैसी स्थिति यहाँ पर निर्मित हो रही है, क्योंकि पिछले चुनाव में तो बीजेपी का दबदबा रहा था, आखिर 20 मिनट क्या कह रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि टाइम जो है खत्म होने को है बिल्कुल, और जो पहले दबदबा था वो बीजेपी का था, पर इस बार जो लड़ाई है वो लड़ाई साफ साफ दिखाई दे रही है कि बीजेपी और समाजवादी में बिल्कुल टक्कर की लड़ाई है। और हालांकि आपको दिखा दूं कि यहाँ पर जो मतदान टाइम बच रहा है तो पर भीड़ भाड़ जो है इतनी नहीं है। जो भीड़ भाड़ सुबह देखी गई थी, उसके बाद दोपहर में देखी गई थी, पर अब जो शाम हो गई है और टाइम खत्म होने को है, वो भीड़ भाड़ अभी नहीं देखी जा रही। बहुत ही कम लोग अपने घर से निकल रहे हैं और मतदान सेंटर पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से अमर ने जानकारी दी है कि अब कुछ ही समय बाकी है, हालांकि समय घटता जा रहा है और जो चुनाव लड़े हुए हैं, जो प्रत्याशी हैं और जो लाइन में कतार में खड़े हुए वृथा, उनकी धड़कनें भी बढ़ती जा रही है। बिल्कुल अभिषेक, आपके पास में बहुत से कुछ जरूरी आंकड़े भी हैं, उसे लेकर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले न्यूज रूम से हमारे साथ में सहयोगी पूजा जुड़ चुकी हैं। पूजा, आपसे जानना चाहेंगे, पुरजोर कोशिश सभी राजनीतिक दलों ने लगाई है, सभी के अपने दावे हैं, सभी के अपने वादे हैं। घोषणा पत्रों की अगर बात करें तो सपा और बीजेपी के घोषणा पत्रों में इन वादों में बहुत सारी समानताएं हैं। वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो उन्नति विधान के नाम से उन्होंने महिलाओं को तवज्जो देने की कोशिश की है। क्या लगता है कितने रुझाने में कामयाब रहेंगी ये सभी पार्टियां जनता को? देखिए, मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगी, करेक्ट करना चाहूंगी यहाँ पर प्रथा। कांग्रेस ने 3 विधान निकाले, भर्ती विधान, शक्ति विधान और लास्ट में उन्नति विधान। उन्नति विधान जिसमें तमाम लोगों को टारगेट किया गया, लेकिन टाइमिंग देखिए, चुनाव के एक दिन पहले यानी कि कल कांग्रेस का उन्नति विधान आया है।
ये घोषणा पत्र जो होते हैं असल में तमाम लोगों की राय से बने हैं। ये प्रिटेंड किया जाता है, लेकिन जनता जानती है कि उसमें तमाम जो लोक लुभावन मुद्दे हैं वो पेश किए जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी टाइमिंग क्या है। बीजेपी, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी इसमें सफल रही है। उन्होंने थोड़ा सा टाइम से अपना घोषणा पत्र जारी किया है जो लोगों तक पहुंच सका है। सबसे बड़ी बात यह है। और दूसरी बात, जब हम पश्चिम क्षेत्र की बात कर रहे हैं प्रथा, तो हमें यह भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि पश्चिम क्षेत्र में भले ही हम कह रहे हैं कि सपा और बीजेपी की टक्कर है आपस में, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए। मैं सुबह से ही लगातार ये बात कह रही हूं कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पश्चिम क्षेत्र में बसपा का अपना स्थायी कोर वोट बैंक है जो नहीं खिसकता है। पिछली बार मोदी मैजिक चला था, इस वजह से बसपा कई क्षेत्रों में नंबर 2 की पार्टी रही थी। इस बार क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मथुरा वो जगह है जहां सतीश मिश्रा पहुंचे। वहां पर उन्होंने ब्राह्मणों को एकत्रित करने की बात करी, वहां पर उन्होंने क्षत्रियों को इकट्ठा करने की बात करी। योगी आ रहे थे लड़ने के लिए, लेकिन कुछ तो ऐसा रहा होगा ना कि उन्होंने अपने जो डिसीजन है उसको डिनाई किया। जो उनकी कोर कमेटी थी उन्होंने डिसीजन को डिनाई किया और योगी आदित्यनाथ को अपने गृह जनपद। बिल्कुल पूजा यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे। इस बीच एक तस्वीर निकलकर सामने आ रही मुजफ्फरनगर की है, जहां पर इससे इस वक्त की एक बड़ी खबर, बुढ़ाना विधायक उमेश मलिक ने फर्जी मतदाता को पकड़ा है। अभिषेक जी बिल्कुल, फर्जी मतदान करने युवक पहुंचा था जहां पर लोगों ने जमकर पिटाई की है। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। सबसे पहले ये जानकारी हमारे संवाददाता पवन ने दी है। पवन, ये वीडियो भी हमारे पास पहुंच चुका है, हम दर्शकों तक पहुंचा भी रहे हैं कि लोग जो फर्जी मतदान करने आया था उसकी जमकर पिटाई भी हुई है। जी मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो है सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रहा है और ये शाहपुर जो थाना क्षेत्र है वहां के ही एक मतदान स्थल का एक ये वीडियो वायरल हो रहा है, जहां ये युवक फर्जी मतदान करना पहुंचा था और इत्तेफाक से वहां पर बुढ़ाना विधायक व प्रत्याशी बीजेपी के जो है उमेश मलिक वो पहुंचे। उन्होंने उस युवक से पूछा कि मतदान कैसा है, तो फर्जी पाया गया, जहां लोगों ने उसकी जमकर पिटाई की और ये जो वीडियो है सोशल मीडिया पर पूरा वायरल हो चुका है। जी बिल्कुल पवन, अगर बात की जाए प्रथा तो हम इसके बाद एक जानकारी हम दर्शकों तक पहुंचा दें और इसके बाद हम आगरा भी चलेंगे। प्रदीप हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। 2017 की हम चुनाव की बात कर रहे थे, जो बहुमत के लिए 202 सीटें चाहिए थी। 2312 सीटें बीजेपी के पक्ष में आई थी और 47 समाजवादी पार्टी के पास, बहुजन समाज पार्टी के पास 19, कांग्रेस के पास 7 और अन्य के पास 18। ये हम 2017 के चुनाव की बात कर रहे हैं। हम अगर बात 2012 की भी करेंगे, क्योंकि 12 आंकड़े कहीं ना कहीं 10 साल पहले से निकाले जाते हैं, तो 2012 में जो समाजवादी पार्टी की उसमें सरकार बनी थी और 224 सीटें समाजवादी पार्टी ने पाई थी। वही बहुजन समाज पार्टी ने 80, भाजपा ने 47, कांग्रेस ने 28, अन्य 24। तो जो ये 12 और 17 के आंकड़े हैं तो कहीं ना कहीं एक दूसरे पे हावी भी हो रहे हैं। बड़ी खबर एक आ रही है, एक बड़ी खबर आ रही, चुनाव आयोग की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। चुनाव आयोग से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर, एक लेटेस्ट अपडेट आपको बता रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस आज चुनाव आयोग की नहीं होगी। एक लेटेस्ट अपडेट, एक बड़ी खबर निश्चित तौर पर चुनाव आयोग से जुड़ी, जहां पर चुनाव संपन्न होने के बाद निश्चित तौर पर सभी की निगाहें थी कि चुनाव आयोग की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। बिल्कुल प्रथा, अमूमन ये होता है कि जब चुनाव हो जाता है, मतदान का जो समय रहता है, उसके बाद चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और हर जिले में हर विधानसभा सीटों की जो आंकड़े होते हैं, परसेंटेज होता है, उसको सबके बीच में साझा करती है। लेकिन ये ऐतिहासिक हो गया कि पहली बार ऐसा हुआ कि चुनाव आयोग इस बार प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगी। हो सकता है कोरोना गाइडलाइन हो या कुछ और वजह हो सकता है। हमारे जो सहयोगी हैं पूजा मोहन पांडे भी आउटपुट हेड हैं और वो जुड़ी हुई है न्यूज रूम से है। पूजा, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि चुनाव आयोग का पीसी नहीं करेगा, पीसी नहीं होने वाली है इस बार? ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है अभिषेक। 2012 में भी ऐसा हो चुका है कि थर्ड फेज के जो चुनाव थे उसमें चुनाव आयोग ने अगले दिन पीसी करी थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, ये सवाल जो है वो तभी मिल सकता है, इस सवाल का जवाब तभी मिल सकता है जब इलेक्शन कमीशन अपनी पीसी करेगा, या फिर अभी थोड़ी देर में कुछ ट्वीट सामने आते हैं या किसी तरीके की प्रतिक्रिया सामने आती है। हालांकि इस तरीके की इन्फॉर्मेशन जरूर है कि चुनाव आयोग पीसी नहीं कर रहा है। चलिए बिल्कुल पूजा बने रहिएगा हमारे साथ में, आपके पास हम दोबारा आएंगे। ताज नगरी यानी कि आगरा की हम बात कर रहे हैं, वहां पर एक बार फिर से चलेंगे। प्रदीप हमारे साथ में बने हुए हैं। प्रदीप, जानना चाहेंगे आपसे, लगभग 10 से 15 मिनट आखिर के शेष बचे हैं, कैसी स्थिति वहां?
आप प्रखर बता दें कि यहाँ पर आगरा में 9 विधानसभाओं में 107 प्रत्याशी मैदान में है, लेकिन जो स्थिति सामने आ रही है वो लगभग 60% के आसपास मतदान पहुंच सकता है। तो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए लाभ दिखाई दे रहा है। आप मतदान जाता है तो भाजपा के लिए उतना लाभ होगा, लेकिन देखने में आता है कि आगरा उत्तर में 5%। चलिए, आपकी आवाज हम तक स्पष्ट नहीं आ पा रही, हम दोबारा आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे और इस हालातों को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आगरा ये वो सीट है जहां जिसके अंतर्गत 9 सीटें आती है और 2017 में सभी सीटों पर एकाएक और एक तरफा बीजेपी ने लीड की थी, बीजेपी का दबदबा रहा था। अभिषेक जी बिल्कुल, अगर हम गाजियाबाद की भी बात करें तो यहाँ भी 5 सीटें हैं और 5 सीटों में पिछली बार बीजेपी का दबदबा था, सारी सीटें बीजेपी ने कब्जा किया है। हैदर अली हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, उनके पास भी चलेंगे क्योंकि अब समय बहुत कम बचा हुआ है मतदान करने का। गाजियाबाद की भी बात की जाए तो हैदर अली, क्या लग रहा है अब लोग कितने लाइन में लगे हुए हैं? क्या जो लोग लाइन में कतार में लगे हुए थे सभी ने अपना मत का दान कर दिया है? जी अभिषेक, लगातार लोग आ भी रहे हैं और मतदान करने के बाद जा भी रहे हैं। लगातार मैं दिखा सकता हूं आपको कि यहाँ पर ये गाड़ियां हैं, गाड़ियां खड़ी हुई हैं, ये वाहन खड़े हुए हैं, लोग भाग भाग कर यहाँ आ रहे हैं। और जैसे एक तरीके से राशन पे भीड़ लगा करती थी, ऐसी यहाँ भीड़ लगी हुई है। मैं आपको एक चीज बता दूं अभिषेक, गाजियाबाद में 2012 में 4 विधायक जो थे वो बसपा के थे। गाजियाबाद का अगर समीकरण की बात की जाए तो गाजियाबाद में कहीं ना कहीं जो एससी समाज का वोट है वो जिस तरफ पड़ जाता है उसी की जीत हो जाती है। पिछली बार 2017 में भाजपा को कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से तरस होने के बाद उनके पास एक ही विकल्प बचा था, वो था योगी आदित्यनाथ। कहीं ना कहीं लहर में ये वोट वहां पहुंचा, तो कहीं ना कहीं 5 सीटें गाजियाबाद में बीजेपी को मिली। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हमने इस समाज से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने खास तौर पर कहा कि हम बसपा के वोटर हैं, हम बसपा को ही वोट देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कुछ ऐसी समाज का कुछ जो वोट है गाजियाबाद के अंदर, कि किसको कौन सी सीट मिलनी है, किसका क्या आंकड़े बिगाड़ने हैं, वो ऐसी समाज ही तय करता है। क्योंकि मुस्लिम समुदाय के अगर वोट की बात की जाए तो उसके पास कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और इसके अलावा बीजेपी कहीं ना कहीं उनके लिए विकल्प है। लेकिन ऐसी समाज का जो वोट बैंक है वो सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं बसपा पर जाता है। और यही वजह है कि जो हार और जीत है होगी गाजियाबाद में वो यही समाज की तरफ से होगी। और यही वजह है कि बिल्कुल हैदर, ये बहुत अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं और इसी बीच एक अपडेट भी दे रही है हमारी सहयोगी प्रथा। जी बिल्कुल अभिषेक, ये बता दें एक बहुत अच्छी खबर है कि 6 बजे तक वोटिंग के लिए आखिर समय तय किया गया है और 10 मिनट ही शेष रह गए हैं जब लोग कतार में लगकर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। लेकिन इसी बीच एक अच्छी खबर ये है कि अगर लोग जितने भी कतार पर खड़े हुए अगर उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया है, अगर 6 बज भी जाते हैं, 6 बजे के ऊपर का भी समय हो जाता है, बावजूद इसके जो लोग पहले से ही कतारों पर लगे हुए थे वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल प्रथा, यही है खूबसूरती हमारे देश की, जो आपने पहले भी बात की थी। क्योंकि हर बार ऐसा होता है, कोई भी चुनाव हो, चुनाव आयोग के हाथ में ये होता है कि जो लोग कतार में लगे हुए हैं उनको वोट जरूर दिलवाया जाता है। और इस बार भी ऐसा होगा। 6 बजे तक समय है, लेकिन 6 के बाद जो लोग कतार में लगे हुए हैं, जिनके हाथ में पर्ची है, वो वोट जरूर देंगे। अमर सैनी नोएडा से जुड़े हुए हैं प्रथा। जी अमर, आपसे जानना चाहेंगे आखिर के 10 मिनट क्या कुछ कह रहे हैं गौतम बुद्ध नगर में, कैसे और क्या कुछ हालात? देखिए हाँ, बिल्कुल मैं बता दूं आपको कि 10 मिनट ही शेष बचा है, टाइम खत्म होने को आया है। पर हालांकि जो लोग अभी कतार में खड़े हैं, पर यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं वो काफी कम संख्या में लोग पहुंच रहे हैं अपने मतदान के लिए। क्योंकि हालांकि जो देखा गया था कि जो सुबह भीड़ थी और वो दोपहर में भीड़ थी, वो भीड़ अभी देखने को नहीं मिल रही है। पर कहीं ना कहीं लोग अभी भी आ रहे हैं, अपने मतदान की पहुंच रहे हैं, मतदान के लिए मतदान केंद्र पे पहुंच रहे हैं। पर 10 मिनट देखा जाए तो 10 मिनट रह गया है। 10 मिनट में कितने लोग पहुंचते हैं? हालांकि ये भी बात सही है कि जितने लोग अंदर कतार में खड़े हैं उनका नंबर अगर 6 बज जाते हैं, 6 से ऊपर टाइम हो जाता है, तो उनको भी अपना मतदान कोई रोक टोक नहीं आएगी, वो मतदान अपना कर सकते हैं, दे सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल। चले बिल्कुल बिल्कुल अमर, आप बने रहिएगा हमारे साथ में। अब एक बार फिर से न्यूज रूम की ओर चलते हैं। पूजा हमारे साथ में लगातार बनी हुई है। पूजा, आपसे जानना चाहेंगे आखिर के 10 मिनट शेष रह गए हैं, कैसे इसका निष्कर्ष आप निकालना चाहेंगे, कैसे देख रहे हैं आप ये पूरे समीकरण को आज के दिन को लेकर? देखिए प्रथा, सबसे बड़ी बात यह है
कि तमाम वोटर्स को सबसे पहले जनता टीवी का और आईएनएच परिवार का, हरिभूमि परिवार का सलाम है, जिन्होंने घर से निकले हैं, जिन्होंने वोट कास्ट किया है। मैं हैदर की बात में वापस आऊंगी। हैदर ने बोला 5 सीटें जो बसपा का कोर वोट बैंक हमेशा से रहा है, हालांकि 2017 में मोदी मैजिक से वो क्लीन स्वीप हुआ। ठीक इसी तरीके से प्रदीप रावत, यानी कि आगरा का जिक्र भी मैं करूंगी। आगरा में भी मोदी मैजिक रहा था और क्लीन स्वीप हुआ था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है 2012 के जब आप आंकड़े देखेंगे तो ये दोनों ही गढ़ बसपा का रहा है हमेशा से, और बसपा का जो कोर वोटर है वो हिलता नहीं है। मोदी मैजिक था, जैसा कि हैदर लगातार कह रहे हैं कि यहाँ पर जो एससी वोटर्स हैं वो जिसको वोट देते हैं वो उसकी सरकार बनती है, वो विधायक चुना जाता है, इस क्षेत्र से वो प्रतिनिधि चुना जाता है। ठीक इसी तरीके से आगरा का भी हाल है। अब इस बार क्या मैजिक काम करेगा? किसान वाला फॉर्मूला काम करेगा, मोदी मैजिक काम करेगा, डबल इंजन से लोग खुश होंगे? ये चुनाव खत्म होने के बाद 10 मार्च तय करेगा। बिल्कुल पूजा मोहन पांडे जी, ये तो 10 तारीख को ही पता चल जाएगा। लेकिन जो कहा जाता है कि जो वोटर है वो खामोशी से वोट डालते हैं, हालांकि जो प्रत्याशी है वो जोरों शोरों से अपनी आवाज को बुलंद करते हैं, लेकिन वोटर, आम जनता कुछ भी नहीं बोलते और उसका जवाब वो बटन से करते हैं। पूजा मोहन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आप जुड़ी, और सभी सहयोगी हमारे साथ जुड़े, हैदर अली हमारे साथ जुड़े, अमर जुड़े, पवन जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन फिर बात की जाए चुनाव जो है पहले फेज का, ये बेहद ही अहम कह सकते हैं। पश्चिम यूपी का ये चुनाव है, 58 सीटों पर चल रहा है, 11 जिले हैं, किसान बाहुल ये क्षेत्र है, और सबसे बड़ी बात किसानों का मुद्दा हावी है। पिछली बार बीजेपी ने 53 सीटें ली थी, इस बार गणित आगे पीछे तो होने वाला है प्रताप। बिल्कुल, मुद्दों को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी ओर से पुरजोर कोशिश लगाई है, भुनाने की कोशिश की है। किन्हीं ने महिलाओं को तवज्जो देने की कोशिश की है, किन्होंने किसानों के मुद्दे को यहाँ पर तवज्जो देने की कोशिश की है। लेकिन इन सभी दावों के बीच, इन सभी वादों के बीच में देखने वाली बात होगी कि आखिर जनता किनकी ओर किनके पक्ष में अपना फैसला सुरक्षित रखती है और किनकी तरफ में लुभाती है। खैर, हम आपको बताएंगे कि जो अब तक का परसेंटेज आया है वो कितना आया ही आप अपने टीवी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। हम आपको बताएं, बुलंदशहर में 60% से ऊपर मतदान हो चुका है, नोएडा में 53.48% मतदान हो चुका है, वहीं गाजियाबाद में अब तक 44.9% मतदान हो चुका है। प्रथा हापुड़ की अगर बात करें तो 61.07% मतदान यहां पर हुआ है। मेरठ पर अगर गौर करें तो 55.70% मतदान हुआ है। मुजफ्फरनगर में 62.09% मतदान यहां पर हुआ है। अभिषेक, वही बागपत की अगर बात करें तो 61.30% मतदान हुआ है, शामली में 61% मतदान हो चुका है। तो आंकड़े जो है वो लगभग, फरीदाबाद की जाए तो 60 के लगभग हैं, यानी कि लोगों ने इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इसी की वजह से ही है, लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और उसका मतदान का परसेंटेज हम बता रहे हैं कि 60 के ऊपर ही चल रहा है। यही है हमारे देश की खूबसूरती प्रथा। चलिए, बिल्कुल, तो वोटिंग को लेकर हम लगातार बात भी कर रहे हैं और अलग अलग जगहों से जिस प्रकार से तस्वीरें भी निकलकर सामने आई थी, वोटिंग की जो खूबसूरती होती है लोकतंत्र के इस महापर्व की, ये भी हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। पल पल की अपडेट्स हमने आपको बताई है। सुबह से ही लगातार हम इस खबर पर बने हुए थे। आगे भी क्या कुछ हालात है, क्या कुछ अपडेट्स इस पर आ रहे हैं, इस पर भी सबसे पहले जनता टीवी के माध्यम से हम आप तक पहुंचाएंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ में। रुक एक छोटे से ब्रेक ले, जल्द लौटते हैं। नमस्कार।